शहजादा आदित्य एक बहुत बड़े महल में रहता था। यह महल इतना विशाल और भव्य था कि दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। महल की दीवारें सोने की थीं और उन पर की गई नक्काशी अद्वितीय थी। महल के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे थे जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। उसका महल सोने का बना था। महल के अंदरूनी हिस्से में हर जगह सोने की सजावट थी। दीवारों पर सोने के पत्तों की नक्काशी और छत पर झूमर लटके हुए थे। हर कमरे में सोने के फर्नीचर और सजावटी वस्तुएं थीं जो महल की शोभा को और बढ़ा देती थीं। हीरे जवाहरात से सजा उसका सिंहासन बहुत ही आलीशान था। यह सिंहासन महल के सबसे बड़े हॉल में रखा हुआ था जहां शहजादा आदित्य अपने दरबारियों से मिलता था। सिंहासन पर बैठते ही आदित्य की शान और भी बढ़ जाती थी। सिंहासन के चारों ओर कीमती पत्थरों से जड़ी हुई सजावट थी जो उसकी भव्यता को और भी बढ़ा देती थी। रोज शाही बावर्ची उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाते थे। महल की रसोई में हमेशा कुछ न कुछ पकता रहता था। शाही बावर्ची विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करते थे जिनमें मिठाइयां, नमकीन और विदेशी पकवान शामिल होते थे। आदित्य को खाने का बहुत शौक था और वह हर दिन नए नए व्यंजन छकता था। महल में नाच गाना होता रहता था। हर शाम महल में संगीत और नृत्य का आयोजन होता था। शाही दरबार में नर्तकियां और गायक अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। आदित्य और उसके दरबारी इन कार्यक्रमों का आनंद लेते थे। महल में हमेशा उत्सव का माहौल बना रहता था। आदित्य को अपने राज्य की चिंता नहीं थी। वह अपने महल की सुख सुविधाओं में इतना खोया हुआ था कि उसे अपने राज्य की समस्याओं का कोई अंदाजा नहीं था। वह अपने दरबारियों की बातों को भी अनसुना कर देता था और अपनी मौज मस्ती में लगा रहता था। वह सिर्फ मौज मस्ती में डूबा रहता था। आदित्य का दिन महल के बाग बगीचों में घूमने, शाही भोज का आनंद लेने और दरबारियों के साथ समय बिताने में बीतता था। उसे अपने राज्य के लोगों की परेशानियों की कोई परवाह नहीं थी। वह अपने शाही जीवन का पूरा आनंद ले रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके राज्य के लोग किस तरह जी रहे हैं। महल के बाहर की दुनिया से वह पूरी तरह अनजान था। राज्य के लोग गरीबी और भूखमरी से जूझ रहे थे, लेकिन आदित्य को इसकी कोई खबर नहीं थी। वह अपने महल की चारदीवारी में ही खुश था। एक दिन शहजादा आदित्य अपनी बालकनी में बैठा था। वह अपने महल की ऊंचाई से नीचे का दृश्य देख रहा था। बालकनी से उसे पूरा राज्य दिखाई देता था, लेकिन उसने कभी ध्यान से नहीं देखा था कि उसके राज्य में क्या हो रहा है। वह अंगूर खा रहा था। अंगूर खाते खाते उसकी नजर अचानक नीचे गई। उसने देखा कि महल के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। वे लोग बहुत ही गरीब और भूखे लग रहे थे। उनके कपड़े गंदे और फटे हुए थे। तभी उसकी नजर नीचे गई। उसने देखा कि कुछ लोग महल के बाहर खड्डी डीडे हैं। वे लोग गंदे और फटे हुए कपड़े डीडे पहने हुए थे। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। आदित्य ने पहली बार अपने राज्य के लोगों की हालत देखी और उसे बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि कुछ लोग महल के बाहर खड़ी डीडे हैं। वे लोग गंदे और फटे हुए कपड़े डीडे पहने हुए थे। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। आदित्य ने पहली बार अपने राज्य के लोगों की हालत देखी और उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि उसे अपने राज्य के लोगों की मदद करनी चाहिए। वे लोग गंदे और फटे हुए कपड़े डीडे पहने हुए थे। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। आदित्य ने पहली बार अपने राज्य के लोगों की हालत देखी और उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि उसे अपने राज्य के लोगों की मदद करनी चाहिए। उसने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया और उनसे कहा कि वे राज्य के लोगों की मदद करें। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। आदित्य ने पहली बार अपने राज्य के लोगों की हालत देखी और उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि उसे अपने राज्य के लोगों की मदद करनी चाहिए। उसने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया और उनसे कहा कि वे राज्य के लोगों की मदद करें। आदित्य ने अपने महल के खजाने से धन निकालकर राज्य के लोगों में बांटने का आदेश दिया। उसने यह भी कहा कि राज्य में कोई भी भूखा न रहे और सभी को भोजन मिले। शहजादे के राज्य में किसानों की हालत बहुत खराब थी। सूखे की मार ने उनकी जिंदगी को और भी कठिन बना दिया था। हर तरफ सिर्फ निराशा और हताशा का माहौल था। बारिश न होने से उनकी फसलें सूख गई थीं। खेतों में हरियाली की जगह सूखी और मुरझाई हुई फसलें नजर आ रही थीं। किसान अपने मेहनत के फल को इस हालत में देखकर बहुत दुखी थे। उनके पास खाने को अनाज नहीं था। भंडार खाली हो चुके थे और परिवारों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बच्चों के पेट भूखे थे और माता पिता की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। किसान भूखे पेट सोने को मजबूर थे। रात को सोते समय उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, कल का दिन कैसे गुजरेगा। हर दिन एक नई चुनौती बनकर सामने आ रहा था।
उनके बच्चे रोते रहते थे। भूख और प्यास से तड़पते बच्चों को देखकर माता पिता का दिल टूट जाता था। वे अपने बच्चों को इस हालत में देखकर खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। किसानों ने शहजादे से मदद की गुहार लगाई थी। वे उम्मीद कर रहे थे कि शहजादा उनकी समस्याओं को समझेगा और उनकी मदद करेगा, लेकिन उनकी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। लेकिन शहजादा तो अपनी मौज मस्ती में डूबा हुआ था। उसे किसानों की परेशानियों से कोई मतलब नहीं था। वह अपने महल में आराम से जीवन बिता रहा था, जबकि किसान भूख और प्यास से जूझ रहे थे। उसे किसानों की परवाह नहीं थी। किसानों की गुहार उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। वह अपने ऐशो आराम में इतना मग्न था कि उसे दूसरों की तकलीफें नजर ही नहीं आ रही थीं। किसानों को बहुत गुस्सा आ रहा था। वे अब और सहन नहीं कर सकते थे। उनके अंदर एक ज्वाला जल रही थी जो अब फूटने को तैयार थी। वे अपने हक के लिए लड़ने का मन बना चुके थे। वे सब मिलकर फैसला करते हैं कि उन्हें शहजादे से मिलकर अपनी बात कहनी होगी। वे एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लेते हैं। अब वे किसी भी कीमत पर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। किसानों में एक बूढ़ा किसान था, रामू। वह अपने गांव में बहुत सम्मानित था और सभी उसे प्यार से रामू काका बुलाते थे। रामू का जीवन खेती बाड़ी में ही बीता था और उसने अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण किया था। रामू ने बहुत दिनों तक शहजादे के दरबार में काम किया था। वह शहजादे के पिता के समय से ही दरबार में सेवा कर रहा था और उसकी वफादारी के कारण सभी उसे जानते थे। रामू ने दरबार में कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे और उसकी मेहनत की सभी सराहना करते थे। वह शहजादे के पिता को अच्छी तरह जानता था। रामू को याद था कि कैसे शहजादे के पिता ने हमेशा किसानों की मदद की थी और उनकी समस्याओं को सुना था। रामू को विश्वास था कि शहजादा भी अपने पिता की तरह ही दयालु और न्यायप्रिय होगा। रामू ने किसानों से कहा, चिंता मत करो, मैं शहजादे से बात करूंगा। गांव के लोग रामू पर भरोसा करते थे और जानते थे कि वह उनकी समस्याओं को दरबार तक पहुंचाएगा। रामू ने सभी किसानों को आश्वासन दिया कि वह शहजादे से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान निकालेगा। रामू शहजादे के दरबार में गया। दरबार में पहुंचते ही उसने देखा कि शहजादा अपने मंत्रियों के साथ बैठा है। रामू ने विनम्रता से शहजादे को प्रणाम किया और अपनी बात कहने की अनुमति मांगी। शहजादे ने रामू को पहचान लिया और उसे अपनी बात कहने का अवसर दिया। उसने शहजादे को किसानों की हालत के बारे में बताया। रामू ने विस्तार से बताया कि कैसे गांव में पानी की कमी के कारण फसलें सूख रही हैं और किसान भूखमरी के कगार पर हैं। उसने शहजादे से निवेदन किया कि वह किसानों की मदद करें और उन्हें इस संकट से उबारें। रामू ने कहा, शहजादा, हमें अपनी फसल के लिए पानी चाहिए। अगर हमें समय पर पानी नहीं मिला तो हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और हम भूखे मर जाएंगे। रामू की आवाज में दर्द और चिंता साफ झलक रही थी। हमें खाने के लिए अनाज चाहिए। हमारे पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अगर हमें अनाज नहीं मिला तो हमारे बच्चे भूख से तड़प उठेंगे। रामू की फरियाद सुनकर शहजादा गंभीर हो गया और उसने तुरंत अपने मंत्रियों को किसानों की मदद करने का आदेश दिया। शहजादे ने रामू की बात अनसुनी कर दी। उसने रामू को भगा दिया। रामू निराश होकर वापस गांव लौट आया। रामू ने किसानों को शहजादे की बेरुखी के बारे में बताया। किसानों को बहुत गुस्सा आया। वे सब मिलकर फैसला करते हैं कि अब उन्हें शहजादे के आगे झुकना नहीं होगा। उन्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। वे सब एकजुट होकर शहजादे के खिलाफ आवाज उठाते हैं। किसानों ने फैसला किया कि वे शहजादे के लिए काम नहीं करेंगे। वे अपने खेतों में भी काम नहीं करेंगे। सारे किसान हड़ताल पर चले गए। धीरे धीरे पूरे राज्य में हड़ताल फैल गई। शहरों में अनाज आना बंद हो गया। लोगों को खाने पीने की चीजें मिलना मुश्किल हो गया। शहजादे के महल में भी खाने की कमी होने लगी। शहजादा आदित्य परेशान हो गया। उसके मंत्री ने उसे बताया कि किसान हड़ताल पर हैं। मंत्री ने कहा, शहजादा, अगर किसान काम नहीं करेंगे तो हमारे राज्य में अकाल पड़ जाएगा। शहजादे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसे किसानों से बात करनी चाहिए। शहजादा आदित्य किसानों से मिलने के लिए तैयार हो गया। शहजादा आदित्य किसानों के पास पहुंचा। उसने किसानों से माफी मांगी। किसानों ने शहजादे से कहा, हमें अपनी फसल के लिए पानी चाहिए। हमें उचित दामों पर अनाज चाहिए। हमें अपने हक के लिए सम्मान चाहिए। शहजादा आदित्य किसानों की बात मानने को तैयार हो गया।
उसने किसानों से वादा किया कि वह उनकी सारी मांगें पूरी करेगा। शहजादे ने किसानों को फसल के लिए पानी दिया। उसने किसानों को उचित दामों पर अनाज भी दिया। किसान खुश होकर अपने अपने घर लौट गए। शहजादे को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने फैसला किया कि वह अब से हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। राज्य के लोग भी शहजादे के इस बदलाव से बहुत खुश थे। यह कहानी हमें बताती है कि एकता में कितनी ताकत होती है। जब हम सब एकजुट होकर रहते हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि न्याय की हमेशा जीत होती है। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता होता है।